क्या तेजल डमरू, क्या होता है कंपोजिशन ऑफ एयर में? बताओ। कंपोजिशन ऑफ एयर क्या होना चाहिए? कंपोजिशन तो सर बहुत सिंपल है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन निकाल अरे नहीं तो परसेंटेज वाइज भी तो नाइट्रोजन। बताइए, ऐसे थोड़ी बताइए, परसेंटेज वाइज बताइए। सर सबसे ज्यादा नाइट्रोजन सर 71%। ऑक्सीजन। फिर उसके रुक बाद जाओ ऑक्सीजन रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हाँ बोलो क्या बोला? नाइट्रोजन N2। 70। अरे रुक जाओ भाई। हाँ N2, N2 कितना है? 71 में शायद, पता नहीं सर। नहीं यार, 78। 78.08%। 78.08%। फिर आता है तुम्हारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना होता 21। है? 21%। 20.95%। 20.95%, लिखो एग्जैक्ट वैल्यू। आर्गन, कंपोजिशन ऑफ एयर। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ एयर में ये है। आर्गन तुम्हारा 0.93%। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारा है 0.04%। ठीक है। 0.35%। वाटर भेपर, भेपर भेपर जो है तुम्हारा वो वेरी करता है 0 से 4% के बीच में। ठीक है। उसके बाद तुम्हारे नियॉन, हीलियम एंड मीथेन। ठीक है। ये लेस देन कंबाइंड होके 0.01% में। ठीक है। इसके अलावा और भी ट्रेस गैसेस है, जैसे क्रिप्टॉन है, हाइड्रोजन है, जेनॉन है, ओजोन है, नाइट्रो ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है, आयोडीन है। ठीक है। डस्ट है, पोलन स्पोर्स है, सी स्प्रे है, वोल्केनिक गैस है, इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स है। इनके अलावा और भी है, सिर्फ यही नहीं है। ठीक है। तो यही है कंपोजिशन तुम्हारा जो है, यही है तुम्हारा कंपोजिशन। मोस्टली ये होता है, इसके अलावा बाकी सब जो है ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, नहीं तो पोल्यूटेंट्स होते हैं। ठीक है। तो तुम्हारा कंपोजिशन एयर में तो ये हो गया। इसके बाद तुम्हारा टॉपिक दिया है उसमें, पार्टिकल आयंस एंड रेडिकल्स इन द एटमोस्फियर। अच्छा, पार्टिकल आयंस और रेडिकल्स कौन कौन से मौजूद हैं? फिर पूछेगा पार्टिकल आयंस एंड रेडिकल्स इन द एटमोस्फियर, कौन कौन से, कहाँ कहाँ होंगे रेडिकल्स आयंस एटमोस्फियर में? चांद जी। सर आयंस तो आइनोस्फेयर में होंगे ना। कहाँ पे? और आइनोस्फेयर में। हाँ ठीक है। लेकिन सबसे पहले उन्होंने बात किया ना कि और पार्टिकल्स हैं। नहीं, अगर कोई बोलता है आपको पार्टिकल्स हैं, तो हाँ तो पार्टिकल, पार्टिकल ट्रोपोस्फियर में पार्टिकल्स में कौन कौन से आएंगे? पहला पार्टिकल कौन सा आ जाएगा? पार्टिकल से मेटल्स के पार्टिकल में एरोसोल, पार्टिकल जैसे। हाँ एरोसोल्स, ठीक है। एरोसोल्स। पार्टिकल्स में सबसे पहले आता है एरोसोल्स। एरोसोल्स के क्या क्या एग्जांपल होते एरोसोल हैं? डस्ट होता है, एग्जांपल से। हाँ सूट्स होता डस्ट। है, हाँ सी सॉल्ट डस्ट होता है, पोलेन होता है, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सारे आते हैं। ठीक है, ये सब पार्टिकल्स हैं, एरोसोल्स। ठीक है। अब उसमें भी एरोसोल्स करता क्या है? एरोसोल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है? एरोसोल्स क्या करता है तुम्हारा? स्कैटर एंड एब्जॉर्ब सनलाइट। ठीक है। इसके साथ वो और क्या रोल वो प्ले करता है, जो क्वेश्चन किए थे, डायरेक्ट रेडिएटिव फोर्सिंग, इनडायरेक्ट रेडिएटिव फोर्सिंग की कहानी हमने पढ़ी थी कि नहीं? उसमें जो क्वेश्चंस कर रहे थे, तो उसमें समझाया था ना कि जो एरोसोल्स होता है, वो एक चीज करता है, दैट इज कॉल्ड एज क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। ठीक है। वो एक क्या बोले तो प्लेटफॉर्म देता है, किसको बनने के लिए? क्लाउड को बनने के लिए। ठीक है। साथ ही साथ डिमिंग इफेक्ट भी होता है, ज्यादा डस्ट होगा तो डिमिंग इफेक्ट हो जाएगा, लाइट पहुंचेगा नहीं, अफेक्टिंग द क्लाइमेट एंड विजिबिलिटी। दो चीजें को अफेक्ट करता है कौन? एरोसोल। ठीक है।
ये तुम्हारा पार्टिकल्स हैं, दीज आर पार्टिकल्स। उसके बाद हम फेमस जो पढ़ते हैं आज के डेट में पॉल्यूशन के नजरिए से, वो क्या है तुम्हारा पीएम, पार्टिकुलेट मैटर्स, इसको भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर्स ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके का पोल्यूटेंट है क्योंकि हमको दिखता है। और खासकर हम लोग दो ही पढ़ते हैं, एक PM2.5 एंड PM10। ठीक है, ये हम पढ़ते रहते हैं। और PM2.5 क्या है, जो कि हमारा नोज फिल्टर आउट नहीं कर पाता है, जो हमारे डीप लंग्स तक जाके हमारा हेल्थ को इम्पेक्ट करता है। PM2.5, ये तो समझ में आया। अब बात आता है कि पार्टिकल के सोर्सेस क्या होते हैं। कोई बोलेगा कि ये सर पार्टिकल के सोर्सेस क्या है। तो सोर्सेस में अगर तुम नजर डालोगे, सोर्सेस, तो इनके जो सोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे पहले आ जाएगा पहला वॉल्केनिक इरप्शन। इसका जो पहला सोर्स है वो है वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है, दूसरा सोर्स क्या है तुम्हारा, डेजर्ट डस्ट। डेजर्ट से भी डस्ट उड़ के आता है। ठीक है, तीसरा क्या है, सी स्प्रे। ठीक है, और बाकी तो जान ही रहे हो, एंथ्रोपोजेनिक वाला ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से भी उड़ उड़ के आता है। combustion, हाँ हाँ, वही वही, वही वाला। इंडस्ट्रियल ठीक है, क्रैकर, एग्जैक्टली सही पकड़े। गाड़ियां चलती हैं जैसे होता हम्म। अब पार्टिकल्स के बाद कंपोजिशन एयर में क्या आ रहा है, आयंस। लिख लिया नहीं ये तेजल? है। हाँ जी, लिख लिया Yes. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद आता है आयन। ठीक है, तो आयंस में कंसिडर करोगे तो आयंस तो दो ही तरीके के होते हैं, वो तो जग जाहिर है। एक कैटायन होता है एंड वन एनायन होता है। ठीक है, ये तो पूरे वर्ल्ड को ही पता है। ठीक है, दो ही टाइप के आयंस होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर के आयंस होते हैं वो कहाँ से जनरेट होते हैं, जो दो जगह से, दो तीन जगह से, जैसे कि कॉस्मिक रेज है जो कि बाहर से आ रहा है कॉमेट्स वगैरह से, आउटसाइड से। दूसरा है लाइटनिंग से आता है, लाइटनिंग से जनरेट हो जाता है कुछ आयंस। और साथ ही साथ रेडियो एक्टिव डिके से भी हो जाता है। जैसे यूरेनियम वगैरह है तो रेडियो एक्टिव डिके करेंगे तो वो भी डिके होकर हवा में उड़ सकता है। ठीक है, ये भी तरीका है। या तो फोटो आयोनाइजेशन हो जाए, मतलब रोशनी पड़ के उसमें से आयोनाइज होकर अगर वो उड़ के बाहर निकल जाए तो फोटो आयोनाइजेशन से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस तो चल ही रहा है। इसके वैसे भी आयन कहते हैं फोटो आयोनाइजेशन, तो वो भी होता है ओजोन वाला जो है, ओजोन केमिस्ट्री भी तो फोटो आयोनाइजेशन से ही हो रहा है। ठीक है, तो आइनोस्फीयर की जब मैं बात करता हूँ, आइनोस्फीयर में कोई पूछेगा कि आइनोस्फीयर में सर कौन कौन से आयन्स हैं, तो आइनोस्फीयर में O2+ है। आइनोस्फीयर में O2+, O+, NO+। ठीक है, ये मौजूद है तुम्हारे उसमें, आइनोस्फीयर में। अब आता है रेडिकल्स। रेडिकल्स कौन कौन से मौजूद है? ठीक है, तो रेडिकल्स की बात करें तो तुम्हारे बहुत ही रेडिकल्स है, बहुत ज्यादा। OH है, NO है, NO2 है, ओजोन है, इन सब से रेडिकल्स निकलता है। फिर क्लोरीन रेडिकल भी है, Cl डॉट, ये भी है, जो कि टूट के जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड में पड़े थे ना, वो सबसे भी बनता है। तो ये रेडिकल्स भी है, तो ये भी मौजूद है वहां पे एटमोसफेयर में। इसके बाद आता है केमिकल स्पेसिएशन। ठीक है, तो केमिकल स्पेसिएशन का मीनिंग क्या समझते हो? स्पेसिएशन का मीनिंग क्या है ये बताओ पहले। नई स्पीशीज का कौन होना चाहिए? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ केमिकल स्पेसिएशन एटमोसफेयर के रिस्पेक्ट में क्या है?
कैसे करोगे? कैसे करोगे? नॉर्मली क्या मीनिंग है केमिकल स्पेसिफिकेशन का, क्या मीनिंग है वो बताओ पहले, फिर वहां पे पहुंचना। तेजल। से और उनको अलग अलग केमिकल। डालना। हाँ, अलग अलग डालना मतलब कैसे? देखो, केमिकल स्पेसिएशन के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कैसे किए जाते हैं केमिकल के स्पेसिएशन। स्पेसिएशन मतलब उसको एक स्पेसिफिक तरीके से उसको डिनोट कर देना। ठीक है। तो ये बोलता क्या है, इसमें क्या करते हैं हम, डिस्टिंग्विश करते हैं। डिस्टिंग्विश एलिमेंट्स। ठीक है, डिस्टिंग्विश एलिमेंट्स बाय इट्स केमिकल फॉर्म सच एज ऑक्सीडेशन स्टेट। सच एज ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये सब क्राइटेरिया है ना। आपका स्ट्रक्चर से देखते हो। और क्या बोले तो इसके अलावा तुम्हारा, अगर वो बोलो तो शायद कम्प्लेक्स और फ्री आयन से कैसे कनेक्टेड है, इन सब चीजों को देखा जाता है किसमें, केमिकल स्पेसिस। ठीक है। तो जैसे कि तुम जानते हो कि सल्फर जो है, सल्फर का जैसे अगर हम बात करते हैं, सल्फर सल्फर का अगर तुम स्पेसिएशन करना शुरू कर दो, तो या तो वो SO2 के स्टेट में होगा, या तो SO4 2 सल्फेट के स्टेट में होगा। ठीक है। जैसे नाइट्रोजन है, नॉक्स कंडीशन में ऑक्साइड फॉर्म में होता है या नाइट्रेट कंडीशन में होता है। करेक्ट। तो ये तरीका है स्पेसिएशन का। ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके वजह से बहुत सारे रोल प्ले होता है। क्या ये रिलेटेड है तुम्हारा, टॉक्सिकोलॉजी से भी है, बायो अवेलेबिलिटी से भी है, बाकी इन्वायरमेंटल प्रोसेसेस में भी केमिकल स्पेसिएशन का बहुत बड़ा रोल है। वो तो पढ़े ही हो ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है, नाइट्रेट नाइट्राइट, हैवर्स प्रोसेस में अमोनिया का जो फॉर्मेशन, अमोनियम आयंस का, वो जो सारे प्रोसेसेस है, वो सब केमिकल स्पेसिएशन से ही तो जुड़े हुए हैं। टाइप्स डिस्टिंग्विशिंग करना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फिर होता है केमिकल प्रोसेस इन द फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर्स। ठीक है, पर्टिकुलर मैटर तो वही है। थर्मोकेमिकल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन इन द एटमॉस्फेयर। हाँ। फिर आता है थर्मोकेमिकल और फोटोकेमिकल, दोनों में क्या अंतर है? सर थर्मो का मतलब होता है हीट, और क्या फोटो का मतलब होता है लाइट। तो वो जो लाइट की लाइट प्रेजेंस और में हीट, होते हैं। लाइट और हीट में कोई फर्क है क्या? लाइट गिरेगा तो हीट नहीं होगा? सर जो लाइट की वजह से हीट होता है, हीट तो इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से। तो मैं पूछ रहा हूँ अगर लाइट कहीं पे गिरेगा तो वो हीट नहीं करेगा उस जगह को? हाँ करेगा सर। तो वो थर्मोकेमिकल कैसे नहीं हुआ? ये बताओ आप, डिफरेंस कहाँ से आ गया? सर फिर इनमें डिफरेंस नहीं है क्या? मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे, आप बताओ सोच के। आपसे ही तो पूछ रहा हूँ। थर्मो का आपको, मतलब हो गया आप बहुत जल्दी हीट। प्रिंसिपल बनोगे ना, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं, प्रिंसिपल जल्दी बनोगे आप, जल्दी बताओ आप, तभी तो आपसे पूछ रहे हैं। बताइए। सर प्रिंसिपल नहीं बनना मैंने। नहीं ठीक है, चलिए प्रोफेसर बन जाएंगे। चलिए बताइए, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं, बताइए। सर अगर क्या मुझे डिफरेंस? प्रिंसिपल बनना होता तो मैं कोचिंग क्यों लेती फिर आपसे। सही बात है, आप नहीं बनोगे, आप प्रोफेसर बनोगे, बड़का वाला प्रोफेसर बनोगे, JNK के सबसे मशहूर प्रोफेसर। चलिए। अच्छा। हम्म, नहीं, आप बनेंगे, आप में हिम्मत है,
बनने लायक है अपने अंदर जुनून। चलिए बताइए क्या होगा, क्योंकि इतना नॉलेज रख के अगर आप प्रिंसिपल बन जाओगे तो फिर दब जाएगा आपका नॉलेज। प्रोफेसर बनेंगे तो कुछ खुलेगा भी नॉलेज। सही बात है। तो ये क्या है, आपको क्या लगता है, आप अपने हिसाब से बताओ ना कि थर्मोकेमिकल होगा। अगर लाइट गिरेगा तो क्या वो थर्मोकेमिकल में आएगा या नहीं आएगा? सर आएगा, मुझे तो लगता है, क्योंकि लाइट में तो हीट होती है, जो वही तो सनलाइट पूछे जा होती है रहा है। उसमें तो हीट होती है। हम्म। हम्म। बाकी लोग? ऐसा है क्या? शायद फोटोकेमिकल प्रोसेस भी थर्मोकेमिकल हो, बट फोटोकेमिकल स्पेसिफिकली सिर्फ सनलाइट के लिए होता है। थर्मोकेमिकल जो एक्सटर्नल हीट फैक्टर्स अगर हम देते पर अलग से, वो भी उससे भी हो सकता है। एक बहुत बड़ा इसमें इंपोर्टेंट फैक्टर है जो आप लोग नहीं समझ रहे हो, इसीलिए ना आपको नहीं समझ में आ रहा है ये चीज। देखो, सबसे जरूरी चीज है, अगर हम बात करते हैं फोटोकेमिकल, तो फोटोकेमिकल में सिंपली क्या हो रहा है, ये इनिशिएट होता है, तभी इनिशिएट होता है जब क्या होता है, इनिशिएट बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है। ठीक है, एब्जॉर्ब करके ये निकलेगा, और वो भी क्या करेगा, फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो ये जो एब्जॉर्ब करेगा ये क्या करेगा, टेक्निकली ये एक्साइट करेगा। हीट थोड़ी ट्रांसफर कर रहा है, ये तो एक्साइट कर रहा है, एक्साइटेशन। ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स, ये तो एक्साइटेशन करेगा मॉलिक्यूल्स को, जिसके वजह से क्या होगा कि वो मॉलिक्यूल ही बाहर निकल जाएगा या कोई एलिमेंट बाहर निकल जाएगा जिसमें केमिकल चेंजेस आ जाएगा। ठीक है, तो ये टेक्निकली कब हो सकता है, जब प्रेजेंस ऑफ लाइट हो। प्रेजेंस ऑफ लाइट हो तभी ये पॉसिबल है। अगर लाइट ना हो तो क्या फोटोकेमिकल रिएक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता ना। लेकिन थर्मोकेमिकल तो हो सकता है, चाहे लाइट हो चाहे नहीं हो। ये तो सिंपली इन्वॉल्व करता है ना, क्या इन्वॉल्व करता है, तुम्हारा एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ हीट, है ना, इसी को तो करता है वो। तो ये डार्क में भी तो हो सकता है, जरूरी नहीं है लाइट चाहिए इसको। डार्क में भी ड्राइव कर सकता है, ये ड्रिवन हो सकता है, डार्क ड्रिवन भी हो सकता है। उसको तो हीट से मतलब है, उसको तो एक्साइट नहीं करना है किसी इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, यही डिफरेंस है, इतना समझाना आना चाहिए। समझ में आया चांद जी? क्लियर है अब? है या नहीं है? सब देखो बोल, बोल भी नहीं रहे हैं। ये हाँ। हाँ, अब समझ में आ गया ना। तो यही चीज है, यही डिफरेंस है, इनको इसको समझ के रखिए, तब बता दीजिएगा वहां पे। ठीक है, जो क्योंकि फोटोकेमिकल है थर्मल रिएक्शन वो जो है वो लाइट की डार्क में होता इंटेंसिटी, एग्जैक्टली, फोटोकेमिकल लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, जबकि थर्मोकेमिकल टेम्परेचर पे, ओनली टेम्परेचर पे, उसको किसी चीज से कुछ और लेना देना नहीं है। तो अगर एग्जाम्पल बोले फोटोकेमिकल रिएक्शन का, अगर एग्जाम्पल बोले तो क्या होगा, एक एग्जाम्पल तो देखे ही हो कि जो टूट जाता है ओजोन मॉलिक्यूल। फोटोसिंथेसिस। फोटोलाइसिस, नहीं हाँ नहीं, हाँ, पहले फोटोलाइसिस, फोटोलिसिस। फोटोलिसिस, फिर आता है फोटोसिंथेसिस। ये एग्जाम्पल है। जी। बट इसमें क्या है, कंबजन। ठीक है,
थर्मल डिकम्पोजिशन एग्जाम्पल लोगे तो इसमें कंबजन, थर्मल डिकम्पोजिशन, ये सब आ जाएगा। करेक्ट, समझ में आ गया? तो ये है उसका पार्ट। अब है ऑक्सीजन एंड ओजोन केमिस्ट्री। चैपमैन रिएक्शन पढ़ा चुका हो ना? यस सर। हाँ, तो वो हो गया है, उसको नहीं कवर करेंगे फिर से। कोई यूवी है, यूवी वाला उसमें नहीं जाएंगे। अब चलते हैं थोड़ा पॉल्यूशन की तरफ, फिर फोटोकेमिकल स्मोक को कंसिडर करते हैं। पॉल्यूशन यूनिट में क्या था, रुको देखते हैं। पॉल्यूशन यूनिट की शुरुआत करते हैं। सबसे जरूरी चीज एयर पोल्यूशन में दो इंपोर्टेंट चीज है, एक है सोर्स, एक है टाइप। ठीक है, नेचुरल एंथ्रोपोजेनिक डिस्कशन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ सिंपली बताओ कि प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट का अर्थ क्या समझते सर प्राइमरी प्लूटेंट जो होता है ना, हम्म प्राइमरी प्लूटेंट जो होता है एज सच जो सोर्स से निकला, किसी इंडस्ट्री से या गाड़ी से निकला तो डायरेक्ट चला गया एटमॉस्फेयर में। तो जब अच्छा, प्राइमरी प्लूटेंट आपस में रिएक्शन करते हैं तो सेकेंडरी प्लूटेंट बनाते हैं। हम्म। तो जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट का कुछ एग्जांपल दीजिए, कल ही एक एग्जांपल दिए थे जैसे आपको। जैसे स्मॉग स्मॉग फॉर्मेशन होती है, हाँ। हमारा वो पैन बनता है, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बनता है। हम्म। तो ये तो समझ में आ रहा है ना आपको कि प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट में क्या होता है, और क्या अंतर होता है प्राइमरी और सेकेंडरी में? और क्या हो सकता है? तो ये जो आप तो बोले सेकेंड, जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट बन रहा है वो किस प्रोसेस से बन रहा है, फिर कहानी आ रही है? सर ये फोटोकेमिकल प्रोसेस से बना है। खाली फोटोकेमिकल नहीं, नॉर्मल केमिकल प्रोसेस भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ फोटोकेमिकल से ही हो, दोनों से हो सकता है। फोटोकेमिकल एंड केमिकल दोनों प्रोसेस से वो बन सकता है। तो कुछ एग्जांपल दीजिए प्राइमरी पोल्यूटेंट के। प्राइमरी प्लूटेंट में जैसे SO2 NO2, एसओ ऑक्स, टू, एस NO2, NO2, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, SPM, पीएम। SPM, फिर तो सही है वो, आगे चलो सेकेंडरी बताओ। सेकेंडरी पीएन, में जैसे पेन हो गया, पैन हो ओजोन हो गया, गया, और ओजोन हो गया, ओजोन हो गया, ओजोन, और स्मॉग, स्मॉग हो गया। ऑर्गेनिक एरोसोल्स भी होते हैं, ये सब भी होते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ रहा है, इसकी जरूरत है नहीं। आगे चलते हैं। इसमें क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट, उसका अर्थ क्या है? सर क्राइटेरिया प्लूटेंट कुछ खास प्लूटेंट है हमारे, ये हाँ, इसमें वो क्यों हमारे आते कंसिडर, हैं। क्यों कंसिडर, वो क्राइटेरिया क्यों बोला जाता है? सर ये कोई 6 और 6 की 7 हैं प्लूटेंट हमारे जो क्राइटेरिया प्लूटेंट में फॉल करते हैं। हम्म। 6 है शायद। क्यों है वो ऐसे? सर वो एम्बियंट एयर में जब रहते हैं वो हेल्थ और क्या कहते हैं, पब्लिक हेल्थ एंड वेलफेयर के लिए मतलब वो ज्यादा असर करता है हेल्थ को, हाँ, तो कौन कौन सा ह्यूमन। है भाई, बताओ कौन कौन सा है? सर कार्बन मोनोऑक्साइड है, सर सीओ है, SO2 है, कार्बन SO2, मोनोऑक्साइड है, ठीक है, एसओ एस टू है, NO2, NO2, NO2 भी है, उसके बाद सर ओजोन, ओजोन भी है, फिर पार्टिकुलेट मैटर मतलब PM2.5, PM10, लेड, लेड। इनकी, इनको किस किस टाइम पे मेजर किया जाता है वो भी क्वेश्चन पूछता है, वो बता दो। एवरेज टाइम भी बता दो इसका। सर ओजोन को शायद सर 8 आवर्स में लिया जाता है या एक,
कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो प्राइमरी है या सेकेंडरी, पहले वो बता। प्राइमरी प्राइमरी है सेकेंडरी है? प्राइमरी एयर प्राइमरी, पोल्यूशन। प्राइमरी पोल्यूटेंट है, ये चीज याद रखना है। ठीक है, तो एवरेज टाइम इसका 8 आवर में भी मेजर होता है और 1 आवर में भी मेजर होता है, 2 टाइम में मेजर होता है वो। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड किस तरह से मेजर होता है? वो 1 आवर में मेजर होता है और 3 आवर में भी मेजर होता है। ठीक है, नॉक्स जो NO2 है वो 1 आवर में भी मेजर करते हैं और 1 ईयर में भी मेजर करते हैं। ये P है प्राइमरी। ये सॉक्स जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों हो सकता है। SO2 जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कंडीशन में क्रिएट हो सकता है। ठीक है, कब? जो 3 आवर वाले में वो सेकेंडरी में क्रिएट होगा, 8 आवर वाले में और 1 आवर वाले में, ये दोनों में प्राइमरी में ही रहेगा। ठीक है, कंडीशंस क्रिएट हो सकते हैं, 1 घंटे में ऐसे बन सकता है। फिर आता है कि नॉक्स की बात करते हैं, NO2। NO2 1 आवर में भी मेजर कर रहा है, तो इसका पहला वाला तो 1 आवर वाला तो प्राइमरी होता है, 1 ईयर वाले में ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरफ से हो सकता है। ठीक है, ओजोन की बात करते हैं, तो ओजोन सिर्फ 8 घंटे में ही मेजर होता है, 8 आवर्स में ही मेजर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी वो दोनों है, दोनों तरीके से पैदा हो सकता है। मतलब आज के डेट में वो सोर्सेस हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो क्राइटेरिया पोल्यूटेंट सिर्फ प्राइमरी सोर्सेस से ही आ रहे हो, सेकेंडरी सोर्सेस से भी बन के आ सकते हैं। अमूमन वो देखे जाते हैं एटमॉस्फेयर में नेचुरली प्राइमरी में, बट कुछ सेकेंडरी सोर्सेस से भी निकल जाते हैं, इसलिए उसको सेकेंडरी भी कंसिडर किया जा रहा है और कहीं कहीं पर उनको प्राइमरी समझा जा रहा है। तो PM2.5 भी तुम्हारा प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों आ जाएगा, और 1 ईयर में भी मेजर होता है और 24 आवर्स में भी मेजर होता है ये। ठीक है, लेकिन PM10 ओनली 24 आवर्स। और फिर फाइनली आ जाता है रीड लेड जो होता है, लेड होता है तुम रोलिंग, रोलिंग बेसिस पे हर 3 महीने में, 3 मंथ के एवरेज देखे जाते हैं। ठीक है, क्राइटेरिया पोल्यूटेंट का ये मेजरिंग टाइम है। ठीक है, ये उसका मेजरिंग टाइम है जिसको तुमको जानना है। सर लैट का बोलना है, ये मुझे यहाँ से समझ नहीं आ रहा। रोलिंग थ्री रोल मंथ मतलब हर हर 3 महीने बाद उसका एवरेज मेजर किया जाता है, 3 महीने का एवरेज लिया जाता है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के क्या सोर्सेस हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट कंबशन, कंबशन ऑफ वेहिकुलर इमिशंस, रेगुलर एमिशंस भी है। वायर एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ठीक है, फायर एंड यही तो है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, वहीं से निकलता है। ठीक है, और ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है वो तो आपको पता ही है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना, उसके साथ कंबाइन करके वो जो हाँ सर, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है वो तो पता ही है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, और ये स्मॉग फॉर्मेशन को भी कंट्रीब्यूट करता है, कंट्रीब्यूट स्मॉग कंट्रीब्यूशन में भी रोल प्ले करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। नॉक्स का क्या है? नॉक्स का वेहिकुलर, वही वेहिकुलर एमिशन तो है ही है। ठीक है, पावर प्लांट से निकलता है, और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी तो आएगा ही आएगा, इंडस्ट्री इंडस्ट्री तो आएगा, इंडस्ट्री का तो बोलना ही नहीं है। ठीक है, अब इससे क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं? इरिटेशन हो सकता है, इन्फ्लामेशन, बॉडी स्वेल कर जाएगा, इन्फ्लामेशन भी हो सकता है। ठीक है, ये भी स्मॉग, और दूसरा तो तुमको पता ही एसिड रेन जो जग जाहिर है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड भी वही हाल है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड में एक और पॉइंटर ऐड हो जाता है, वो क्या हो जाता है? फॉसिल फ्यूल। ठीक है, ये वहां से भी निकल जाता है, बाकी सब सेम है उसका, वेहिकुलर इमिशन वही, इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ठीक है, इसमें भी वही है, एस्थमा, एस्थमा
हार्ट पेशेंट के लिए खतरनाक है। सर ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड तो वोल्केनिक इरप्शन से भी आता होगा ना? नहीं नहीं, तो उसको अभी हम पोल्यूटेंट के तौर पे देख रहे हैं ना। वोल्केनिक इरप्शन को पोल्यूटेंट के तौर पे थोड़ी मान लोगे अभी। अभी हम पोल्यूटेंट के तौर पे देख रहे हैं उसको, तो वोल्केनिक वाला पोल्यूटेंट के तौर पे नहीं मौजूद है। वो तो बहुत कम ही है ना, कहाँ तुम्हारा उस कोने कोने में है, कहीं वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है। मोस्टली है ही कितना वोल्केनिक इरप्शन, जब अभी वर्ल्ड में बहुत कम जगह में है ना वोल्केनिक इरप्शन, तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे हम उसमें, पोल्यूटेंट के सोर्सेस में। ठीक है, एस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए खतरनाक है, प्लस हार्ट पेशेंट के लिए। ठीक है, डेंजरस है। ये आता है आपका पीएम। फायर से भी निकलता है, इंडस्ट्रियल एमिशन से भी निकलेगा, रोड डस्ट। ठीक है, रोड डस्ट, रोड डस्ट तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फिर सेकेंडरी फॉर्मेशंस, सेकेंडरी फॉर्मेशंस फ्रॉम गैसेस, सेकेंडरी फॉर्मेशंस फ्रॉम गैसेस। ठीक है, फिर कॉजेस रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, ये तो पता ही है तुमको, पीएम इसको तो पता नहीं जरूरत नहीं। ओजोन, ओजोन तो तुमको समझ में ही आ रहा है, उसका तो एक ही तरीका है, फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या, वही पैन का जो फॉर्मेशन होता है जिसमें नॉक्स प्लस VOC रिएक्ट कर जाते हैं और वो पैन और ओजोन बना के रिलीज कर देते हैं। वो रिएक्शन तो तुम्हें पता ही है, जो फोटोकेमिकल स्मोक का रिएक्शन होता है। ठीक है, ये तो तुमको आता ही है। इसके बाद लेड आता है। लेड क्या है, मेटल, मेटल प्रोसेसिंग से निकलता है। मेटल प्रोसेसिंग, वेस्ट इंसिनेशन और फॉसिल फ्यूल भी, फॉसिल फ्यूल को जला के, फॉसिल फ्यूल कंबस्जन, यहाँ से भी निकल जाता है। कौन, क्राइटेरिया पोल्यूटेंट। ठीक है, तो इतना मोटा मोटा याद कर लो, तो क्राइटेरिया पोल्यूटेंट का जो पोर्शन है वो कवर आउट हो जाएगा। हाँ, अब चलते हैं फोटोकेमिकल स्मोक का फॉर्मेशन पे, जो पैन है वो कैसे बना। ठीक है, तो उसके पहले की कहानी, एक है लंदन स्मॉग, एक है फोटोकेमिकल स्मॉग, दोनों में अंतर क्या है? एक सर जो लंदन स्मोक था वो बेसिकली स्मोक से बना था। एक बहुत हार्श विंटर था तो उन्होंने कोयला जलाया था, उससे एक्सेसिव स्मोक निकला, वो पॉपुलर मिलकर स्मोक बनाया। पर लॉस हम्म एंजलिस स्मोक जो था वो फोटोकेमिकल स्मोक था जो ओवर पोल्यूशन की वजह से हुआ था। हम्म देखो, पहला बात, लंदन स्मॉग की जब हम बात करते हैं, लंदन स्मॉग कब का टाइम था? ये 1952। ठीक है, इंडिया के आजाद होने के 5 साल बाद, 1952। ठीक है, अब ये क्यों हुआ? पहला चीज तो इसमें बहुत सारे रोल प्ले करते हैं। एक था कोल्ड क्लाइमेट, विंटर का सीजन था। दूसरा क्या था, एक एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। एंटी साइक्लोनिक का अर्थ क्या होता है? हाई प्रेशर सिस्टम, मतलब एटमॉस्फेयर एक काफी प्रेशर सिस्टम में मौजूद हो। कोल्ड विंटर में तो पता ही है ना तुमको, भारी भारी सा होता है एटमॉस्फेयर थोड़ा। ठीक है, और ऊपर से टेम्परेचर इन्वर्जन भी चल रहा है उस समय। टेम्परेचर इन्वर्जन का अर्थ क्या है, कि ऊपर की तरफ टेम्परेचर बढ़ता है, घटता नहीं है, और नीचे की तरफ टेम्परेचर ठंडा रहता है। तो वो तो विंटर में होता ही है, जमीन ठंडा रहता है, ऊपर में गर्म होता रहता है सूरज की रोशनी की वजह से, तो वो तो तुम्हारा टेम्परेचर इंडिशन कंडीशन दिखता ही है। ठीक है, तो क्या हुआ कि लोगों ने भर भर के तुम्हारा डोमेस्टिक कोल जला लिया। डोमेस्टिक कोल को जला दिया। ठीक है, जिसके वजह से हुआ डोमेस्टिक कोल का स्मोक जो था, ठीक है, वो फॉग के साथ मिल गया जाके, विथ फॉग। तो वो क्या बना दिया, एक टॉक्सिक
स्मॉग। ठीक है, तो यही जो टॉक्सिक स्मॉग था, इसी को हम बोलते थे क्या? क्लासिकल स्मॉग। सेम चीज है। क्लासिकल मतलब नॉर्मल ना, नॉर्मल क्लासिकली, क्लासिकली तो क्लासिकल स्मॉग इसी को बोला जाता है, और कोई नाम नहीं है। लंदन स्मॉग को क्लासिकल स्मॉग ही बोला जाता है। इसके ऑपोजिट में कौन सा स्मॉग खड़ा है? फोटोकेमिकल स्मॉग। ठीक है, फोटोकेमिकल स्मॉग इसके ऑपोजिट में खड़ा है। कौन? फोटोकेमिकल स्मॉग। तो फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है? जो लाइट के प्रेजेंस में बना। तो कैसे लेकिन कैसे इसमें बनाएंगे? सल्फर नहीं थी, हाँ, इसमें सल्फर नहीं थी। नहीं थी। उसमें कोल सल्फर जलाने थी इसलिए वो रिड्यूस, को, हाँ, कोल जलाने की वजह हाँ से वो उसमें सल्फर रिड्यूस कंटेंट बन था बढ़ता ना। है। फॉसिल फ्यूल बर्न था ना, तो वो तो हाँ कॉल होगा ही उसमें, सही बात है वो। तो सबसे पहले हम अगर फोटोकेमिकल स्मोक बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? देखिए, फोटोकेमिकल स्मोक का ना एक डायग्राम है। अगर मैं बात करता हूँ, ये है सन। ठीक है, चांद नहीं है, चांद जी, सन है ये। सर सर ठीक है। हाँ, इसको चांद मत समझिएगा। चांद क्या? चांद के प्रेजेंस में बनेगा क्या केमिकल स्मोक? नो 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 सर, ये भी प्रश्न है आपको। नहीं सर। ऐसा क्यों? ये भी बताइए। सर उसमें सनलाइट थोड़ी होती है, तो क्या हो गया वो तो उससे? मून लाइट होती, तो वो तो मून लाइट होती है। तो क्या हो गया उससे? तो कभी ऐसा सवाल पूछा है आपने? बस नहीं पूछा होगा ना, मैं पूछ रहा हूँ, इस यही तो अजीब अजीब सवाल है। क्यों नहीं होगा? अब बताओ। पूछेगा यार, क्या लग रहा है आपको? साइंटिस्ट नहीं पूछेगा? सब पूछेगा। तेजल, क्या है? डमरूधारी, सर में जटा में लगा लियो चंद्रमा को, बताओ क्या होगा? नहीं पता। चांद जी गेस करिए, क्या होना चाहिए, क्या आंसर होना चाहिए? क्यों नहीं होगा मूनलाइट में? जबकि सर जो अरे, NO2 होती है ना, उसका साइकिल कंप्लीट हो जाता है शाम को, अच्छा, जब ट्रैफिक तो कम उससे हो क्या होगा? जाती है तो। जब ट्रैफिक कम हो जाती है तो वही तो मेजर रोल प्ले करता है नॉक्स। नहीं, सपोज करो NO2 का एटमोस्फेयर भरा हुआ है, फिर भी क्यों नहीं होगा? ऐसे दिल्ली में तो NO2 छोड़ के वो चले जाते हैं, तो कहाँ गायब हो जाएगा NO2 रात में? वो तो रहेगा ही रहेगा। गाड़ियां नहीं सर चलती हैं रात वो में। कन्वर्ट हो जाता है ना, वो तो सनलाइट फोटोकेमिकल जब जरूरी होता है। सनलाइट के प्रेजेंस में वो कन्वर्ट हो जाता है ना, सारा का सारा कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको तो लाइट तो चाहिए उसको। नहीं नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। नंबर दो, मैं नंबर ये दो बोल रहा लाइट हूँ, चाहिए। रात में अगर NO2 छोड़े गाड़ियां, तो उस NO2 का क्या होगा, ये बताओ आप। ये तो पूछ रहा हूँ आपसे। आप बोल रहे हो कन्वर्ट हो जाता है, वो मैं 100% मान रहा हूँ, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो तो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है ना। अगर सनलाइट ना हो तो क्या होता है? फिर से रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसका नाम ही रिएक्शन? फोटोकेमिकल रिएक्शन। नहीं, तो मैं बोला मून लाइट है ना, तब मून चांद लाइट लाइट में है। नहीं होगा। चांद लाइट है ना, तो चांद लाइट में क्यों नहीं होगा, ये बताओ। तो क्या सनलाइट प्रॉब्लम जरूरी है? होता है। चांद लाइट नहीं, सनलाइट नहीं, क्या जरूरी है वो बताओ। चांद लाइट में ऐसा क्या नहीं है जिसके वजह से वो नहीं यूवी, होगा? यूवी हाँ, रेडिएशन। यूवी रेडिएशन नहीं। ये जो टूटने फूटने का काम है, ये सारा काम यूवी कर रही है।
अगर यूवी का सफिशिएंट वेवलेंथ नहीं मिलेगा तो नहीं होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो पहले जो सन क्या कर रहा है, पहले तोड़ेगा तुम्हारे उसको, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड टूट जाएगा भाई। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड टूट के यहाँ क्या बना देगा तुम्हारा, वाटर तो है ही एटमॉस्फेयर में, H2O है मौजूद एटमॉस्फेयर में। ठीक है, और वो इसको रिएक्ट करके HNO3 यहाँ बना रहा है। अगर हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पे सूरज की रोशनी डाल देंगे तो क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा NO में, पहले बात तो एक एटॉमिक ऑक्सीजन तोड़ के बाहर निकाल देगा। ठीक है, अब उसी एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके O2 बना डालेगा यहाँ पे ओजोन। ठीक है, और बाकी जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो चला जाएगा फोटोकेमिकल स्मोक बनने। ये एक्चुअली एक टेक्निकली एक डायग्राम है जो तुमको पता होना चाहिए, ये चीज हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसके केमिकल रिएक्शन में चले, तो केमिकल रिएक्शन में चलोगे तो क्या हो जाएगा, NO2 टूटेगा, HNO के प्रेजेंस में बनाएगा तुम्हारा NO+O। ठीक है, वो बनाएगा, फिर तुम्हारा ओजोन जो है O+O2 मिलके बना देंगे तुम्हारे O3। ठीक है, फिर उसके साथ क्या होगा, VOC रिएक्ट कर देंगे, तो VOC क्या, R कंपोनेंट, एल्काइल कंपोनेंट जुड़ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, R2O+, जो ये रेडिकल टूटा हुआ है R2O+ ऑक्साइड बना के फिर से वो NO के साथ रिएक्ट कर जाएगा। मतलब इसका ये कंपाउंड और ये O2 R के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाएगा, वो टूट के अगन RO कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, और फर्दर रिएक्शन प्रोड्यूस होके फिर फाइनली वो पैन बन जाएगा। यही रिएक्शन टूट के यार ओ वाला दो कंपोनेंट तीन कंपोनेंट मिलके वो फिर पैन बना देंगे, ये दोनों मिलके पैन बना देंगे। यही कंडीशन बार बार बनते जा रहा है, फोटोकेमिकल स्मोक में यही चीज बन रहा है। ठीक है, क्लैरिटी हो गया। अब टिक टिक टिक, सैम्पलिंग क्राइटेरिया, सैम्पलिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स, इसको बाद में पढ़ेंगे, इसको भी नहीं लेंगे। और यहाँ पे आपका फोटोकेमिकल स्मोक के बाद हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ये तो पता ही है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या पढ़ाने की जरूरत है। वाटर एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, अच्छा वाटर एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है, क्या कारण है। क्योंकि सर ये हर चीज को अपने अंदर घोल लेता है। अरे वो तो समझ में आता है, वो तो बच्चा वाला आपने बोल दिया। वाटर हम्म, केमिस्ट्री के हिसाब से क्यों है, क्यों है। अरे उसके कुछ कारण है, वो कारण भी बताइए, कि प्योर केमिस्ट्री में जा रहा हूँ थोड़ा बहुत तो बिना केमिस्ट्री के कैसे होगा, मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या कारण है। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, क्यों भाई, वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्यों, पेयजल क्यों है, वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये तुम रोज नींबू पानी पी लेता है इसलिए क्या कारण है। देखो सबसे पहला रीजन है पोलैरिटी, सबसे पहला कारण है वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है क्योंकि उसकी पोलैरिटी हाई होती है। अब पोलैरिटी हाई क्यों होती है उसका भी कारण है, क्या कारण है, कि जो ऑक्सीजन होता है
और जो हाइड्रोजन बॉन्ड उसके साथ जुड़े हुए होते हैं वो एक बैंड स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, और इनके पास सिग्मा प्लस बॉन्ड होता है, और इसके पास सिग्मा माइनस बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है, इसका शेप जो होता है वो बेंट हो जाता है। ये बेंट शेप का होता है, सबसे जरूरी चीज वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, और उस बेंट शेप की वजह से इसके पास क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज भी होता है, पार्शियली तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज भी होता है, और पार्शियली नेगेटिव चार्ज भी होता है। ठीक है, मतलब ये जो है पार्शियली पार्शियली नेगेटिव चार्ज भी है, और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी मौजूद है। ठीक है, दोनों ही मौजूद है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल चूड़ा चूड़ा पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज दोनों है इसमें। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये अलाउ करेगा किसको, दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को अपने साथ अटैच करने में अलाउ करेगा, क्योंकि ऐसा कंडीशन सूटेबल होता है, किसी भी दूसरे आयंस को अट्रैक्ट करने के लिए कंडीशन सूटेबल होता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों है। ठीक है, जस्ट बिकॉज इसकी पोलैरिटी ऐसी है तो ये आयनिक अट्रैक्शन ज्यादा करेगा, हर आयनिक कंपाउंड को अपनी तरफ खींचेगा इसके डाइपोलर नेचर की वजह से। ठीक है, वाटर इज ए डाइपोलर मॉलिक्यूल, इसके वजह से ये है इसका एक पहला कारण, फर्स्ट रीजन कोर केमिस्ट्री। ठीक है, कोर केमिस्ट्री पढ़ो। उसके बाद आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आया चांद जी? बच्चों हाँ वाला हाँ आंसर नहीं गेट। देना है, बच्चों वाला आंसर नहीं देना है कि पानी में सब घुल जाता है, थोड़ा उसका डीप में जाके आंसर देना है, क्योंकि एमएससी लेवल का पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इजी होता है एक दूसरे को मतलब अच्छा उसके बॉन्ड बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये टेक्निकली सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है हर पोलर मॉलिक्यूल के साथ, हर पोलर सब्सटेंस के साथ वाटर जो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगा, जो कंपाउंड होगा वो स्टेबलाइज हो जाएगा, स्टेबल कंडीशन में मौजूद हो जाएगा, अच्छा बॉन्ड बन जाएगा, टूटेगा। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होता है। ठीक है, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब क्या है, वाटर कैन reduces the electrostatic force between charged particles। ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो इसके वजह से क्या होता है, जो कंपाउंड उसके अंदर डिसॉल्व होने आता है उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ये ऑलरेडी डिक्रीज कर देता है। ठीक है, तो जैसे डिक्रीज कर देगा तो वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, अच्छे से डिसोसिएट हो जाएगा, पहला चीज डिसोसिएट हो जाएगा, उसके वजह से क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा प्लस डिसॉल्व हो जाएगा। करेक्ट, तो ये उसकी हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है, और उसके बाद जो इन्होंने बोला, चौथा पॉइंट जो चांद जी ने बोला कि ये वर्साटिलिटी वर्साटाइलिटी। ठीक है, वर्साटिलिटी होता है इसके अंदर, मतलब क्या है, वाइड रेंज ऑफ सब्सटेंस को वो डिसॉल्व कर पाता है, वाइड रेंज ऑफ सब्सटेंस को डिसॉल्व करता है। ठीक है, लेकिन ये लास्ट पॉइंट है, पहले ऊपर तीनों आने चाहिए क्योंकि वो उसकी कोर केमिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, डिसॉल्व। ठीक है, आ गया वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर है। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा एक जो हमने थोड़े दिन पहले भी डिस्कस किया था शायद, डीओ सैग कर्व के बारे में कौन जानता है, ये बताएगा पहले। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन सैग कर्व, इसके बारे में जानते हो चांद जी?
सुदेशना जानते हो, डिजॉल्व ऑक्सीजन सारक कर्व। अरे डीओ, डीओ की कहानी पूछ रहा हूँ। डिजॉल्व ऑक्सीजन कैसे बनता है, क्या बनता है, कैसे ऊपर जाता है, कैसे नीचे जाता है, वही सब पूछ रहा हूँ। अच्छा वो छोड़ दो, डिजॉल्व ऑक्सीजन को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, ये बता दो। टेम्परेचर, और एसिडिटी, पीएच, पीएच, पार्शियल प्रेशर। पीएच, पीएच तो टेम्परेचर का ही रोल प्ले करता है, पीएच को छोड़ दो, पार्शियल टेम्परेचर के प्रेशर, साथ ही वो वेरी कर जाता है। पार्शियल प्रेशर ठीक है, और पीएच, फोटोसिंथेसिस भी तो होगा, एक्वाटिक प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस भी तो होंगे, वो होना जरूरी है। फोटोसिंथेसिस, यस। ठीक फिर है, डिकम्पोजिशन रेस्पिरेशन भी जो होगा, होगी एनिमल्स की, रेस्पिरेशन भी होगा, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन भी हाँ, होगा। उसके बाद तुम्हारा डिकम्पोजिशन भी तो होगा डेड ऑक्सीडेशन। ऑर्गेनिजम्स का, वो भी हाँ सर, इसको डिकम्पोजिशन। हैम्पर करेगा। ठीक है, साथ ही यस। साथ तुम्हारा क्या आएगा, सैलिनिटी, फ्रेश वाटर में ज्यादा ऑक्सीजन होता है कंपेयर टू सॉल्ट वाटर, उसमें तो डिसोल्यूशन होगा ही नहीं। ठीक है, तभी तो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते डेड सी में, इसलिए डेड सी है क्योंकि उसमें ऑर्गेनिज्म डिसॉल्व नहीं हो सकते हैं, उसमें सैलिनिटी इतनी हाई है। यस सर। ठीक है, ये चीज तो समझ में आ गया ना। यस सर। ठीक है, तो ये जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन सैग कर्व है, उसको पता है कैसे बनाया जाता है। उसको बनाना आना चाहिए तुमको। ठीक है, अगर वही नहीं बना पाओगे तो दिक्कत है। बना देते हैं, चलो दिखा देते हैं। ऐसा होता है ये। ठीक है, यहाँ पे एक टी टाइम होता है, ये टी क्रिटिकल होता है। फिर क्या होता है, इसको ऐसे ऐसे खींचते हैं, सी क्रिटिकल होता है, सी टी होता है, ऐसे ऐसे करके बनाते हैं, डॉट डॉट से कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे भी इसको कनेक्ट करते हैं ऐसे, फिर थोड़ा ऊपर ले जाते हैं और यहाँ से इसको खींच देते हैं। डिक्शन यहाँ बनता है, यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम लाइन को टच कर जाता है, जिसको हम डीओ बोलते हैं। ये सैचुरेटेड डीओ होता है, सैचुरेटेड डीओ। ठीक है, सी एस कंडीशन वाला है। ठीक है, और ये है तुम्हारा इनिशियल डीओ, डी नॉट। ठीक है, अब कहानी आता है कि इसमें ना एक डिक्रीजिंग फेज आता है, यहां से ये डिक्रीज कर रहा होता है, कौन, डीओ जो होता है वो डिक्रीज कर रहा होता है। ठीक है, फिर एक कंडीशन के बाद डीओ क्या हो रहा है, इंक्रीज भी हो सकता है, जैसे ये कंडीशन भी होता है। ठीक है, ये जो है ये डी टी है, ये लाइन डी सी है, और एक लाइन और बनेगा इसमें, एक मिनट। हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होगा, ओरिजिनल डिजॉल्व ऑक्सीजन कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बन के जाएगा। ठीक है, ये बनेगा, ये है तुम्हारा कहानी। अभी क्या है देखो, ये क्या एक्सप्लेन करता है वो जानना तुमको जरूरी। सबसे जरूरी चीज, ऑक्सीजन सार्व कर्व जो होता है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन के डेफिशिएट को बताता है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं ऑक्सीजन सार्व कर्व में डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड डीओ एंड एक्चुअल डीओ इन स्ट्रीम, ये हम निकाल रहे हैं। ठीक है,
अब वाटर की जो कैपेसिटी है वो सेल्फ प्यूरिफिकेशन हो सकता है अपने आप, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सेल्फ प्यूरिफिकेशन है वो हो रहा है। यहाँ पे जो सेल्फ प्यूरिफिकेशन है वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, यही चीज यहाँ पे समझाया जा रहा है। लेकिन वो हो कैसे रहा है, फिर बात आती है वो हो कैसे रहा है। शुरू शुरू में क्या होता है कि कैसे वो सेल्फ वो होता है वो बताना जरूरी है, ठीक है। तो शुरू में जैसे कि तुमको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या हो रहा है, शुरू में तुम्हारा जो ऑक्सीजन है, इनिशियल ऑक्सीजन, उसके बाद वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डीटी टाइम में घट रहा है, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन सैग कर्व था, इसको एक साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम था स्ट्रीटर फेल्प्स मॉडल। इसको स्ट्रीटर फेल्प्स मॉडल भी बोला जाता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला था, देखो उन्होंने ये बोला था कि इसमें कुछ डायग्राम्स हैं जिनको समझना जरूरी है। पहला बात तो इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये जो सैचुरेटेड वाला है, ये इसको हम इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। इसके क्या है कि इतना अमाउंट होल्ड कर सकता है, दिस इज द मैक्सिमम डीओ कैन बी होल्ड बाई H2O वाटर, ठीक है, ये मैक्सिमम है। अब यहां पे क्या है, ये इनिशियल डीओ है, ठीक है। अभी जो रेड लाइन है, ये जो नीचे गिर रहा है, ये जो धीरे धीरे करके नीचे गिर रहा है, इसमें क्या हो रहा है, तुम्हारा डी ऑक्सीजनेशन कर्व है ये। मतलब ऑक्सीजन जो है वो घटता है, डी ऑक्सीजनेशन कर्व, ठीक है। डी ऑक्सीजनेशन कर्व है। ये डी ऑक्सीजनेशन कर्व का मतलब क्या है कि ये रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा बैक्टीरिया जो है ब्रेक डाउन कर रहा है, बैक्टीरिया ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर, ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। जिसमें कि हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो तुम्हारा बढ़ जाएगा। स्लोप ऑफ डी ऑक्सीजनेशन कर्व का मतलब वही है, बैक्टीरिया ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इधर से रीएरेशन भी हो रहा है, ये रीएरेशन मेथड भी चल रहा है यहाँ पे, कि वापस से उसको ऑक्सीजन मिल भी रहा है, ठीक है। तो रीएरेशन रेट भी बढ़ रहा है, जो रिस्टोरिंग कंडीशन है वो भी हो रहा है। लेकिन वो हो किस रहा है, पॉइंट पे रहा है, क्रिटिकल पॉइंट पे, क्रिटिकल टाइम पे वो होगा, ऐसे ही नहीं होगा, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि इसमें ये दिखाया जाता है, तो जिस वाटर का जैसा क्रिटिकल पॉइंट बनेगा, जैसा वो बनेगा डाउन स्लोप, उस हिसाब से उसका कर्व बनाओगे, यही सब दिखाओगे, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन सैक कर्व ऐसा एज सच कुछ है नहीं, ठीक है। ये एक बस डायग्राम ही है जो शो कर रहा है इनिशियल, एट टाइम क्रिटिकल, और एट टाइम तुम्हारा सैचुरेशन, कैसा कैसा तुम्हारा पानी में ऑक्सीजन का अमाउंट होगा, उसी चीज को शो कर रहा है, और कुछ नहीं है। डीओ साइकर में कोई कहानी नहीं है, और ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब आता है जो हम डीओ मेजर करते हैं, बीओडी मेजर करते हैं। बीओडी को कैसे मेजर करते हैं हम, कौन से मेथड से मेजर करते हैं सुदेशना? एक मिनट से याद आ जाएगा। याद हाइड्रोमेट्रिक मेथड का सर, तभी नाम भूल गई। चलो उसका तरीका ही बता दो। सर हम पहले बीओडी बॉटल्स लेते थे, फिर हमने बीओडी हम्म बॉटल्स को अच्छे से फिलअप, पहले तो बीओडी बॉटल्स को जिस वाटर वाटर की हमें टेस्टिंग करनी है, पहले हम उस वाटर से हम्म उसको रिंस आउट कर देंगे, उसी बीओडी बॉटल को, और अलग जगह फेंकेंगे ताकि जहां से हमने पानी को भरा था वो डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद वहां से हम्म हम डीओ के लिए वाटर फिल अप करेंगे, मेकिंग श्योर कोई एयर बबल्स ना आए, और एकदम हम्म बीओडी बॉटल को टिप तक भरेंगे, फिर उसका हम्म लिड लगा देंगे। अब हमें कैरी करके लैब तक लाना पड़ा था उसे। फिर लैब में हमने डाला कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और हम्म कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और
मैंगनीज थिंक कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डाल के हमने फिक्स किया था। और एक और मैग्नीशियम एक और मैंगनीज सल्फेट मैंगनीज डालते हैं। सल्फेट मैंगनीज सल्फेट डाल हाँ। के हमने दोनों को फिक्स किया। हाँ, उसके बाद हमने थोड़ा सा शेक किया तो एक ब्राउनी क्लाउडी हम्म सा प्रेसिपिटेट बनता गया। उसके बाद सही है। हमने हमने उसी वाटर को फिर से पिपेट किया और 30 ml जैसा लिया एक छोटे कॉनिकल हम्म फ्लास्क में। और उसमें हम्म हमने डाला आयोडीन स्टार्च आयोडीन आयोडाइड अजाइड आयोडाइड अल्कली आयोडाइड आयोडाइड अजाइड एजाइड अजाइड। अल्कली आयोडाइड एजाइड डाला। और उसके बाद हाँ। उसे वो किया, क्या कहते हैं उसे, ब्यूरेट में डाल के हमने इसको टाइट्रेशन किया। टाइट्रेशन किया था हम्म हम लोगों ने पोटेशियम नाइट्रोमेट के साथ। ठीक है। और उसके बाद हम वेट कर रहे, पहले तो हम नहीं सर, पहले हम पोटेशियम नाइट्रोमेट के साथ वो ब्राउनी प्रेसिपिटेट को हम पहले एक राउंड टाइट्रेट करते हैं ताकि पेल स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड बन जाए। वो ब्राउनी जो है वो हम्म पहले पेल स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड बनता है। और उसके बाद हम हम्म उसमें अल्कली आयोडाइड एजाइड डालते हैं तो उसमें वो ब्लूइश हम्म सा बनने लग जाता है, वो डार्क ब्लू हम्म कलर आ जाता है। और उसके बाद हम दोबारा जब टाइट्रेशन करते हैं तो वो ब्लू कलर हम्म घटते घटते आराम से कलरलेस बन जाता है। हमें हम्म हम्म और फाइनल तो हमको वैल्यू टाइट्रेंट जो हमने यूज किया है वो यूज करते हैं। फिर हम उसको वो क्या उस मेथड का नाम क्या होता है? अ, बुढ़े सर हो जाओगे तो क्या आएगा? सर आप 4 हिंट और बुढ़े हो सर जाओगे तो क्या आएगा? चेहरे पे क्या आएगा? चेहरे पे क्या आएगा? उसको क्या बोलते हैं? रिंकलर मेथड, रिंकलर्स मेथड। हाँ, रिंकलर मेथड। मैं तब ठीक से है। सोच रही हूँ, मेरे दिमाग में तब से वॉलक्ले ब्लैक आ रहा है। मैं बोली वॉलक्ले ब्लैक क्यों आ रहा है, वो तो कुछ और ही है। और मैं समझ याद ही नहीं हम्म कर पा रही। डब्ल्यू याद है मुझे और डब्ल्यू से मुझे वॉलक्ले हम्म। ब्लैक याद आ रहा है। और मैंने कहा वॉलक्ले ब्लैक वाकले नहीं ब्लैक है। किस लिए यूज होता है? सल्फर सल्फेट, मैं भूल गई। वाकले ब्लैक ये सब किया है तुमने ना? हमने किया है सर। किस लिए यूज वॉलक्ले होता है? डीओ तो सर मैंने ग्रेजुएशन में एक बार किया, सेकेंड ऑर्गेनिक ईयर में एक कार्बन बार के किया। लिए। वाकली ब्लैक और मेथड ऑर्गेनिक कार्बन मेजर करता है सॉइल में। हाँ, वॉलक्ले ब्लैक हमने पढ़ा था, मैंने ये किया था, हाँ, रिंकलर्स मेथड किया। सॉइल सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन के लिए वाकली ब्लैक यूज होता यस। है। ठीक है। हाँ, तो ये सब जब तक टेस्टिंग वेस्टिंग किए नहीं होगा तो नहीं पता होगा। तेजल, किया है तुमने कुछ? सर करे हैं सर, ये सारा कुछ करा है लैब में, पर अभी कुछ भी याद नहीं आ रहा। कुछ भी याद नहीं आ रहा है इसीलिए तो इसको जरूरी होता है सीखना। ये वैसे सीख ध्यान नहीं होगे तो दिया उस टाइम पे। बढ़िया बढ़िया पीएचडी होगा। ये सब सीख लोगे तो अच्छे से। जब ये सब चांद कुछ जी, हो रहा था ध्यान कहाँ नहीं दिया चले फिर। गए? प्रिंसिपल जी दिख ही नहीं रहे हैं। फैन भी नहीं दिख रहा है, वो भी नहीं दिख रहे हैं, सब गायब है, पता नहीं क्या है। ठीक है, तो आज की कहानी यहीं तक रखो। काफी ज्यादा टॉपिक हो गया है। कंसेप्ट ऑफ डीओ मतलब दूसरा पैराग्राफ भी खत्म। अब तीसरा पैराग्राफ चल रहा है कंसेप्ट ऑफ डीओ। कल तो भाई और खींच देंगे, खत्म ही हो जाएगा कल। कल हम लोग वहां तक चले जाएंगे, बीयूसी पॉप, वहां तक खत्म कर देंगे सेकंड यूनिट। और इधर क्या बचता है? इधर हमारा बच रहा है, हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ एलिमेंट। पहले स्टैक एमिशंस पढ़ेंगे। स्टैक एमिशंस, एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन एंड ह्यूमन हेल्थ, वो नहीं पढ़ेंगे। एसिड रेन पढ़ेंगे। लैप्सेड मिक्सिंग हाई डेप्थ तो फर्स्ट यूनिट में था, उसको एक बार रिवीजन करेंगे। गॉसियन प्लूम मॉडल भी है, उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, इतना पढ़ेंगे। इतना इधर पढ़ेंगे और उधर उधर हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, बायोकेमिकल साइकिल, बीओडी का एस्टिमेशन, सीओडी, उसके बाद सेडिमेंटेशन, कोएगुलेशन, फकुलेशन, फिल्ट्रेशन, पीएच, रेडॉक्स की पोटेंशियल, उतना पढ़ेंगे। इधर उधर पढ़ लेंगे। ठीक है, इतना कवर आउट करेंगे अगले क्लास में। चलो, ठीक है। कल नहीं, परसों नहीं करेंगे क्लास, कल तो करेंगे।